वेलकम टू स्टडी विद एमएस। सो आज हम बात करेंगे जो हिमाचल प्रदेश पीजीटी का एग्जाम है जो कि ऑनवर्ड 29 मार्च 2024 से शुरू होने जा रहा है। मार्च 2024 से इसका जो हमारा फर्स्ट पेपर है, जो जनरल पेपर है, इसके एक मॉक टेस्ट की सीरीज लेकर आया हूं मैं यहाँ पर, जिसमें कि टोटल हमारे जो मॉक टेस्ट रहेंगे ये 10 रहेंगे। आज हम जो पहला मॉक टेस्ट है इसको करेंगे। हम इसमें हर एक चीज देखेंगे कि जो हमें एग्जाम में किस तरीके से जो अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस को, अटेम्प्ट करने का हमारा जो तरीका वो क्या रहना चाहिए, हमें टोटल क्वेश्चंस कितने करने चाहिए और इसमें टोटल क्वेश्चन आने कौन कौन से है, और जो टोटल यूनिट है हमारी 4 यूनिट है, इसमें से हमें ज्यादा जो फोकस है वो कौन से यूनिट में करना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन है ये हमारे पास 50 रहने हैं। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पे टोटल यूनिट है ये 4 रहनी है, और जो हमारे पास मार्क्स है टोटल ये 100 रहने हैं। और जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, ठीक है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है ये हमारा 18 क्वेश्चन। ठीक है, और मार्क्स इसमें 35% चाहिए, 35%। अगर किसी के फर्स्ट पेपर में आउट ऑफ जो 50 क्वेश्चन है, अगर किसी के 18 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, या जो 100 मार्क्स है इसमें से टोटल जो आपका 35% है, ये आप जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो आपका जो फर्स्ट पेपर है ये तो चेक हो जाएगा, जो सेकंड पेपर है आपका सब्जेक्ट का वो चेक ही नहीं होना आपका। तो ये चीज आप ध्यान रखना, जो फर्स्ट पेपर है इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। और जब आप एग्जाम करेंगे, ये सबसे मेनली ध्यान रखना कि जो टोटल आपके 50 क्वेश्चन है, अगर आपको 50 में से आउट ऑफ 25 आ रहे हैं, तो जो बाकी 25 क्वेश्चन है वो आप छोड़ देना, आपको जरूरत ही नहीं है। छोड़ देना इन द सेंस कि जो आपका पांचवा ऑप्शन है ई, उसमें आपने राउंड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने राउंड ही नहीं किया, अगर आप राउंड नहीं करेंगे तो आप माइनस में चले जाएंगे। आपको राउंड करना है, अगर आप राउंड करते हैं, अगर आपको नहीं आ रहे जो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन नहीं आ रहे ई में आप राउंड करें तो आपके माइनस में कोई नहीं जाने फिर, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जो आपने टिक किए, आपका जो सही है ना एक, वो आपका माइनस में चला जाएगा। यानी टोटल आपके अगर 25 कर रहे हैं आप, और 25 आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, यानी आपने ई में भी नहीं लगाया है, तो आपके जो यहाँ पे 6.25 ये माइनस में चले जाएगा आपके, इस तरीके से आप लॉस में चले जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस एचपी की तरफ से भी ऐसा दिया रहता है कि आपका सही होगा, पर एचपी की जो एचपीपीएससी उनकी तरफ से जो आंसर की में आंसर है वो कुछ और दिया रहता है। कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हमारे सही होते हैं पर एचपीपीएससी उसका जो आंसर है वो कोई और ही देता है। तो इस तरीके से हमें देखना है कि जो अटेम्पटेशन है वो इतनी हो कि अगर कोई क्वेश्चन गलत भी दिया रहा है तो उसके बावजूद भी आपका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो आप पूरा कर रहे हो। अब देखना हमें कि इसमें जो हमारी टोटल 4 यूनिट रहनी है कौन कौन सी है। ठीक है, 4 यूनिट, जिससे हमारी टोटल 50 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें हमारी जो 4 यूनिट रहनी है, पहली है हमारी एचपी जीके की, एचपी जीके, जिसमें कि हमारे से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें पेपर में, वो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एचपी जीके से, 15 क्वेश्चन। और दूसरी यूनिट है ये हमारी करंट की रहनी है, इसमें भी हमारे जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे ये 15 क्वेश्चन रहेंगे। और जो तीसरी यूनिट है ये है हमारी इंग्लिश ग्रामर की, इसमें जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10 पूछे जाएंगे। और जो चौथी यूनिट है वो है हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण से हमारे पास यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके से जो हमारे टोटल क्वेश्चन है ये हमारे 50 रहेंगे, और जो ये मार्क्स है ये 100 रहने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये 4 यूनिट रहनी है। तो आप लोगों को देखना है कि जो सबसे ईजी यूनिट है ये हमारी एचपीजी की रहेगी इसमें, और हिंदी व्याकरण भी बहुत है, इंग्लिश भी ईजी है। यहाँ पे जो करंट है इसको कवर कर पाना थोड़ा ज्यादा टफ है। ठीक है, तो आपने जो ये 3 यूनिट है इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ताकि जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है उसको आप इजीली कर पाओ। जो आपके 18 क्वेश्चन है या जो 35% है जो भी यहाँ पे है, वो आप इजीली इसको कर पाओ, ताकि आपका जो सेकंड पेपर के लिए जो आपने इतनी मेहनत की है वो फालतू में वेस्ट नहीं जाए। आपका जो सेकंड पेपर है वो तो पता है आपको, तभी आपका चेक होना है अगर आप जो ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ये पूरा करो। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास ओएमआर शीट है, इस तरीके से हमारे पास ओएमआर शीट दिया रहेगी। पहले क्या होता था, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शन होते थे। कितने होते थे? 4 ऑप्शन होते थे हमारे पास।
ये जो ई वाला है ये नहीं होता था। तो हमें क्या है जो आ रहा है, अगर हमारा पहला क्वेश्चन है उसका ए है, ठीक है, तो ए के ऊपर हमने राउंड कर दिया, दूसरे का सी है, सी राउंड कर दिया, और हमारे को सेकंड नहीं आ रहा तो हमने इसको छोड़ दिया। अगर अब हमने सेकंड छोड़ दिया, अगर हमारे को नहीं आ रहा है और हमने इसका कोई भी राउंड या जो हमारे पास ऑप्शन है, अब पांचवा ऑप्शन है हमारे पास ई, इस बार हमारे ई 5 रहने हैं, जो हमारे ऑप्शंस है वो 5 रह गए हर एक क्वेश्चन में। अगर हमारे को कोई नहीं आ रहा और हमने खाली छोड़ दिया तो हम क्या माइनस में चले जाएंगे, माइनस में जाएंगे। जो हमारे को नहीं आ रहा है उसमें हमने जो राउंड करना है वो करना है पांचवा जो ऑप्शन है ई, इसमें करना है हमने राउंड, तब हमारा माइनस में नहीं जाएगा अगर हमें कोई नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो टाइम मैनेजमेंट है उसका पूरा ध्यान रखना है, जब आपका जो टाइम होने वाला हो और आपके जो कुछ नहीं आ रहे और आपने उसमें राउंड किया ही नहीं अभी तक, क्योंकि राउंड तो जो आपको नहीं आएगा वो तो लास्ट में ही करना है आपने। तो ये चीज पूरा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपने राउंड ही नहीं किया जो आपको नहीं आ रहा है, उसमें आपने पांचवा ऑप्शन लगाना है। तो इस चीज को पूरा ध्यान रखना है। इस तरीके से आपके पास ओएमआर शीट दी रहेगी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, और ये चीज आप ध्यान रखना कि जब अभी आप जो हम ये मॉक टेस्ट कर रहे हैं, इसमें हमारी टोटल 10 मॉक टेस्ट रहेगी, ठीक है, 10 टेस्ट रहेगी, और 10 के 10 टेस्ट, यहाँ पे जो क्वेश्चंस का लेवल है वो मैं अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पे लाऊँगा जिसमें से लगभग आपका जो 30 से 40% है, एग्ज़ाम में भी इसमें से क्वेश्चंस आए। ऐसे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा। आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो ये हमारी मॉक टेस्ट के लिए जो ओएमआर शीट है, इसको डाउनलोड कर लेना और इसके कहीं से 15 से 20 जो प्रिंट आउट है, वो निकाल लेना। जब आप अभी मॉक टेस्ट करेंगे, तो आप इसी मॉक जो ये ओएमआर शीट इसी में ये मॉक टेस्ट करें, जिससे आपको ये पता रहे कि जो आपके कितने क्वेश्चन सही है, कितने आपके गलत है। जो आपको आ रहे हैं, उसमें आपने कौन-सा आंसर किस तरीके से टिक किया, जो आपको नहीं आ रहा है, उसमें जो हमारा 5वां ऑप्शन है, वो टिक करना है, और टाइम मैनेजमेंट का भी पूरा ध्यान रखना है। क्योंकि जो 10 मॉक टेस्ट है ये काफ़ी रहेगी आपके लिए, यहाँ पे जो आपका एक तजुर्बा रहेगा एग्ज़ाम के लिए, वो यहाँ से आप सीख लेंगे। तो शुरू करते हैं, और ये जो ओएमआर शीट है वो सब ला के रखिए, ठीक है? तो शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये एचपीजीके का है। सिरमौर का ऐसा कौन-सा राजा था जो बेगम जहां आरा को कस्तूरी, अनार, बर्फ आदि के उपहार भेजता था? इसमें हमारे पास ऑप्शन है मेदिनी प्रकाश, बुद्धि प्रकाश, बुध प्रकाश, फतेह प्रकाश। यहाँ पर आप स्लाइड को पॉज़ कर लेना और खुद से आंसर देने की कोशिश करना कि जो इसका आंसर है, वो कौन-सा आना है। इसका हमारा जो सही आंसर है, वो है बुध प्रकाश। जो बुध प्रकाश है, ये सिरमौर का राजा रहे हैं, जो कि बेगम जहां आरा को कस्तूरी, अनार, बर्फ आदि के गिफ्ट भेजता था दिल्ली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा के किस राजा के विरुद्ध पहाड़ी राजाओं ने गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा को युद्ध के लिए बुलाया था? इसमें हमारे पास ऑप्शन है घमंड चंद, संसार चंद, भीमचंद, अनिरुद्ध चंद। जो इस टाइम कांगड़ा का राजा था, वो था संसार चंद। जो संसार चंद है, ये एक शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे थे, जिन्होंने पहाड़ी राजाओं को अपने अधीन कर दिया था। जो जितने भी हमारे पहाड़ी प्रिंसली जो स्टेट थी हिमाचल प्रदेश की, उसको अपने अंडर कर दिया था संसार चंद ने, क्योंकि ये शक्तिशाली राजा थे उस टाइम। तो उस टाइम जो हमारा बिलासपुर रहा है, उस टाइम बिलासपुर के राजा महानचंद रहे हैं, जिन्होंने संसार चंद के अगेंस्ट में जो गोरखा राजा है, ये सेनापति अमर सिंह थापा, इनको इनवाइट किया था। तो इसका सही आंसर आना है संसार चंद, जो कि कांगड़ा के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समयों किस पहाड़ी राजा ने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर है शमशेर सिंह। जो शमशेर सिंह है, ये हिमाचल प्रदेश की जो बुशेर रियासत रही है, इसके राजा थे 1857 की क्रांति के समयों, जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। हिमाचल प्रदेश की जितनी भी रियासतें थी, सभी ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की आर्थिक और सैनिक सहायता की थी। इसमें एकमात्र ऐसी बुशेर रियासत थी, जिसके राजा जो शमशेर सिंह थे उस टाइम, उन्होंने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। तो इसका सही आंसर आना है शमशेर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिरों से लूटी गई 1300 संस्कृत ग्रंथों का जो संस्कृत ग्रंथ है, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? इसमें हमारा सही आंसर आना है इजुद्दीन खालिद खानी। जो ये फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पर अटैक किया था, ये 1337 का है, जिसमें 1300 संस्कृत ग्रंथों को ये अपने साथ ले गए थे, और उसका संस्कृत का क्या है फारसी में अनुवाद किया था इजुद्दीन खालिद खानी ने। इसका सही आंसर आना है इजुद्दीन खालिद खानी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी हिमाचल में बहने के बाद हिमाचल को छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है?
तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, रावी, सतलुज, यमुना, चिनाब। इसका जो सही आंसर है वो है चिनाब। जो चिनाब है ये हिमाचल प्रदेश को छोड़कर कहाँ जाती है? जम्मू कश्मीर में जाती है। जो इसका उद्गम स्थान है ये हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर जो 2 सहायक नदियाँ होती है उसको मिलकर चिनाब का उद्गम होता है, चंद्रा और भागा, जो कि तांदी नामक स्थान पर मिलती है लाहौल स्पीति में और आगे चिनाब का निर्माण करती है। और जो हमारी ये रावी और सतलुज है ये पंजाब में जाती है और जो यमुना है ये हरियाणा में जाती है हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद। तो इसका सही आंसर है चिनाब। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलान करने के लिए पूछा गया है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास चोटी है और डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे हमने मिलान करना है कि जो कौन सी चोटी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे हमारे पास चूड़दार है जो कि सिरमौर की सबसे हाईएस्ट पीक है, बहादुरपुर बिलासपुर की सबसे हाईएस्ट पीक है और जो अहादेवी है ये हमीरपुर की सबसे हाईएस्ट पीक है और जो माउंट करोल है ये सोलन की सबसे हाईएस्ट पीक है। इस तरीके से हमारा 1 का 2 है, 2 का 1 है, 3 का 4 और 4 का 3, ये इसका सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसर हिमाचल प्रदेश के किस धार्मिक समुदाय का त्योहार है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर आना है वो है बौद्ध धर्म। जो लोसर है ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है और बौद्ध धर्म का ये क्या है? धार्मिक त्योहार है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में बने सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ने के औरंगजेब के आदेश को किस राजा ने मानने से इनकार कर दिया था? इसका जो हमारा सही आंसर आना है वो आना है चतर सिंह। जो चतर सिंह है ये चंबा के राजा रहे हैं। जब औरंगजेब ने हिमाचल प्रदेश में हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए थे, इन्होंने इसका उल्लंघन किया था। इन्होंने क्या है, तोड़ा तो नहीं था, ना ही तोड़ा, अभी तो क्या किया इन्होंने, इसके ऊपर जो हिंदू मंदिर थे उसके ऊपर इन्होंने सोने के छत्र वगैरह लगा दिए थे। तो इसमें क्या है, जो औरंगजेब के आदेश को मानने से इन्होंने इनकार कर दिया था। उसका सही आंसर आना है चतर सिंह, जो कि चंबा के राजा रहे हैं। ये औरंगजेब के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू का हिडिंबा मंदिर किस राजा ने और कौन सी शैली में बनाया है? हमारे पास अगेन यहाँ पे 4 ऑप्शन है। यहाँ पर आप लोग वीडियो, हर एक क्वेश्चन में वीडियो पॉज कर लेना और इसके सही आंसर देने का खुद से कोशिश करना। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर आएगा वो आएगा बहादुर सिंह, जिन्होंने जो ये टेम्पल है ये बनाया है और ये पगोड़ा शैली में बनाया है। इसका जो निर्माण है ये 1553 में किया गया है, 1553 एडी में किया गया है। इसका सही आंसर है बहादुर सिंह और पगोड़ा शैली, ये पगोड़ा शैली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है? अगेन हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर आना है वो आना है संजय भाभा जल विद्युत परियोजना। ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ये हिमाचल प्रदेश की नहीं अपितु एशिया की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है भूमिगत। ठीक है। और जो हिमाचल प्रदेश की ओल्डेस्ट है ऑल ओवर में वो है शानन, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, मंडी के जोगिंदरनगर में। और जो गिरी है ये ऐसी पहली जल विद्युत परियोजना है जो कि हिमाचल प्रदेश जो राज्य विद्युत बोर्ड है उसके अंडर है। तो इसका सही आंसर हमारे पास संजय भाभा जल विद्युत परियोजना है जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में 1952 में हुए विधानसभा के पहले आम चुनाव कितनी सीटों के लिए हुए थे? हमारे पास इसका सही आंसर है 36। हिमाचल प्रदेश में जो पहली विधानसभा के इलेक्शन हुए थे ये 36 सीट्स के लिए हुए थे, जिसमें से कि जो 24 सीट्स है इस पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और जो 16 सीट्स है इस पर अन्य जो दल और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उन्होंने जीत हासिल की थी। जो 24 सीट्स में है ये कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और जो डॉक्टर वाई एस परमार है, ठीक है, वाई एस परमार, इनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में जो पहली विधानसभा है इसका गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर आना है 36 सीट्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, धामी गोलीकांड जो कि 16 जुलाई 1939 को हुआ था, इसमें किन 2 क्रांतिकारियों की गोली लगने से तत्काल मृत्यु हो गई थी? इसका जो सही आंसर आना है वो आना है उमादत्त और दुर्गादास। इन 2 व्यक्तियों की क्या है, जो 16 जुलाई 1939 को ये धामी गोलीकांड हुआ था, इसमें इनकी डेथ हो गई थी गोली लगने से। इसके लिए एक आयोग भी गठित किया गया था इस धामी गोलीकांड के लिए। जो इस आयोग का गठन किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था और जो इसका अध्यक्ष बनाया गया था वो किस व्यक्ति को बनाया गया था? इसका आंसर आप लोगों ने करना है कि वो कौन से व्यक्ति थे जिसको धामी गोलीकांड जो हुआ था 16 जुलाई 1939 के लिए इसकी जांच के लिए जो कमेटी गठित की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर आप लोगों ने करना है। इसका जो सही आंसर आना है वो आना है
उमानंद और दुर्गादास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म संभव का संबंध किस झील से है? इसका सही आंसर आना है रिवाल्सर झील। जो रिवाल्सर झील है इसका संभव पद्म संभव से इसका क्या है संबंध है, और ये झील कहाँ है? मंडी में है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है रिवाल्सर झील। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दुलची दरा जोड़ता है, ये कौन से दो डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है? इसका जो सही आंसर आना है वो आना है कुल्लू और मंडी। जो कुल्लू और मंडी है इसको दुलची दरा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब और किसने बनाया? इसका सही आंसर आना है 1864 सर जॉन लॉरेंस। जो शिमला है ये भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है 1864 से 1947 तक। ठीक है, और जो शिमला है ये किस किस की कैपिटल रही है? एक तो ये बर्मा की रही है, दूसरी पंजाब की भी रही है। जो बर्मा की है ये 1942 से 45 के अराउंड, और जो पंजाब की है ये 1947 से 1953 तक रही है। और 53 में शिमला से ट्रांसफर कर दी गई थी चंडीगढ़ के लिए, जो पंजाब की कैपिटल है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आना है वो आना है 1864 और सर जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा करंट का है। जो करंट और एचपी है इसकी 15-15 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15-15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोनों यूनिट से। 15 हमारे एचपी के होंगे, और इसके बाद नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन रहेंगे हमारे ये करंट से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी रहेगा, 10-10 क्वेश्चन उसके रहेंगे और 50 क्वेश्चन हमारे टोटल हो जाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है 16 नंबर, रिपब्लिक डे 2023 की परेड में शामिल निम्नलिखित में से किस राज्यों की झांकी को फर्स्ट पुरस्कार दिया गया है, प्रथम पुरस्कार दिया गया है? हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। इसका जो सही आंसर आना है वो आना है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्यों को रिपब्लिक डे 2023 में जो इसकी परेड में है वो राज्यों की जो झांकी है उसको फर्स्ट पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की सूची में विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? इसका सही आंसर है सिंगापुर। जो सिंगापुर है ये फर्स्ट रैंक में है, इसमें जो टोटल कंट्रीज थी ये 199 है। ठीक है, इसमें जो सिंगापुर है ये फर्स्ट पे है, जो इसमें भारत की रैंक है ये 80 हुई है। इसका सही आंसर सिंगापुर आएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 4 जनवरी। जो व्यक्ति क्या है देख नहीं सकते हैं उनके लिए एक लिपि बनी हुई है, ये इन्हीं इसी के उपलक्ष्य पे क्या है ये विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। जो ब्रेल लिपि होती है इसको हम क्या है छू कर हम इसको महसूस कर सकते हैं कि इसमें कौन सा अक्षर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 4 जनवरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इसका सही आंसर आना है हरियाणा। हरियाणा नॉर्थ इंडिया का पहला ऐसा राज्य है जहां पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये स्थापित किया जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर है मोहम्मद शमी। ये एक भारतीय गेंदबाज है जिन्हें 2023 में वर्ल्ड कप में किए गए अपने प्रदर्शन के लिए गेंदबाजी के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा मोहम्मद शमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एक शक्तिशाली विस्फोट के कारण समाचार सुर्खियों में रहा नाग क्राकोटोवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने मौजूदा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? इसका जो सही आंसर आना है वो आना है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश में या किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? इसका जो सही आंसर है भारत और नेपाल। ये भारत और नेपाल की जो सेना है इसके बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए संसद भवन का निर्माण है इस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? इसका जो हमारा सही आंसर आना है वो आना है सेंट्रल विस्टा।
जो हमारा न्यू पार्लियामेंट हाउस बना है, इस रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप देख लेना। इसका निर्माण किसने किया है और कौन सी कंपनी ने किया, इसका उद्घाटन कब किया गया है, ये सारे क्वेश्चन देख लेना जितने भी बनते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि इस बारी इससे क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर है सेंट्रल विस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है 111वां। इसमें टोटल 125 कंट्रीज है, जिसमें भारत का जो रैंक है ये 111वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को कब तक ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? ये एचपी बजट से पूछा गया है, एचपी बजट से। इसको पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि इसमें 3-4 घंटे ही लगने पढ़ने में, या 5 घंटे लगे ज्यादा से ज्यादा। जो एचपी बजट है 2023 का, इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहना ही रहना है, 2-3 क्वेश्चन तो रहेगी इससे। इसका जो हमारा सही आंसर आना है, ये आना है 31 मार्च 2026। जो 31 मार्च 2026 तक है, ये हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर आना है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसमें हमारे पास सही आंसर आना है रशिया, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो नेशनल वोटर डे है, ये कब मनाया जाता है? इसका हमारे पास जो सही आंसर है वो है 25 जनवरी। 25 जनवरी, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को क्या है, जो इलेक्शन कमीशन है इसका गठन किया गया था, इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था। इसी उपलक्ष्य पर जो प्रति वर्ष है वो 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69 जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है 2023 में, इसमें राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? का जो सही आंसर आना है वो आना है द कश्मीर फाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंग्लिश जो हमारा ग्रामर है उससे संबंधित है, क्योंकि हमने अभी तक 2 यूनिट पूरी कर दी है एचपीजी के, जिसमें कि हमारे 15 क्वेश्चन थे, और करंट इसमें भी हमारे 15 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट हम इंग्लिश जो हमारा ग्रामर है इसका पोर्शन कर रहे हैं। ये जो इस यूनिट में है हमारे 10 क्वेश्चन रहेंगे, और जो नेक्स्ट यूनिट है वो है हिंदी। हिंदी में भी हमारे 10 क्वेश्चन रहेंगे, और इस तरह से हमारे जो टोटल क्वेश्चन है ये 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, और जो हर एक क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का है। तो इस तरह से हमारे टोटल 100 मार्क्स रहेंगे, और इसमें जो हमें क्वालिफाइंग के लिए चाहिए, ये आउट ऑफ हमें 100 में से चाहिए 35%, और 50 क्वेश्चन में जैसे चाहिए हमें 18 क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज ध्यान में रख के ही आप लोग जो क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट करना एग्जाम में। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंग्लिश ग्रामर का पहला क्वेश्चन है ये है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन से पूछा गया है, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा शुरू, आई एम सॉरी टू हियर दैट यू हैव लॉस्ट योर डॉग। इसका जो हमारे पास सही आंसर आना है वो आना है, he sympathized with me on hearing I had lost my dog। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इससे संबंधित है, ये एक्टिव पैसिव से संबंधित पूछा है। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, माई फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, इसको आपने एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। इसका जो सही आंसर आना है वो आना है, द न्यूज़पेपर इज बीइंग रीड बाय माई फादर। क्या है, द न्यूज़पेपर इज बीइंग रीड बाय माई फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई डॉटर डैश ऑल डे, शी हैज अ टेस्ट टुमारो। इसका जो सही आंसर आना है वो आना है हैज बीन स्टडिंग। ठीक है, हैज बीन स्टडिंग इसका सही आंसर आना है डैश की जगह। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच प्लेनेट इज नियरेस्ट टू डैश सन। ये आर्टिकल है, आर्टिकल। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए एंड द, एट। इसका जो सही आंसर आना है वो आना है द इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन
that can be used a one word substitution for the given group of words. यहाँ पे हमारे पास जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है वो पूछा गया है द स्टडी ऑफ अर्थक्विक। जो अर्थक्विक है इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है सिस्मोलॉजी। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो ओएमआर शीट है उसी में ही आप इस मॉक टेस्ट को करें, तभी जाके आप लोगों को जो एग्जाम है उसमें हेल्प मिल पाएगी। क्योंकि अगर आप लोगों ने जो ये मॉक टेस्ट है, जितने भी मैंने यहाँ पे जो टोटल 10 यहाँ पे मॉक टेस्ट रहेंगे, आज पहला टेस्ट है, मैं 10 मॉक टेस्ट यहाँ पे लेके आऊंगा जो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो उसमें आप ये देखिए कि जो आपका ओएमआर शीट है उसी में ही आप करें, क्योंकि इसमें इस बारी जो हमारे 4 ऑप्शन के बजाय 5 ऑप्शन है, किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करने, जो अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं उसमें भी जो आपने राउंड करना है उसमें जो ई ऑप्शन होगा वो भी देखना है कि किस तरीके से करना है। अगर ओएमआर शीट में आप यहाँ पे मॉक टेस्ट देंगे और जो दूसरे भी कोई मॉक टेस्ट करा रहे होगे तो उसको भी आप इसी में करें, जो ओएमआर शीट है उसी में ही करें और खुद से आंसर देने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ से आंसर बोल रहा हूँ आप वही कर रहे हैं। तो पहले जब क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, उस टाइम आप लोग जो वीडियो है उसको पॉज कर लेना और खुद से आंसर देना, ठीक है? इसका सही आंसर है सिस्मोलॉजी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड? एंटोनियम पूछा गया है इसका पैराडॉक्सिकल। इसका क्या एंटोनियम रहेगा? विपरीतार्थक जो शब्द है वो क्या रहेगा? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कंसिस्टेंट, ठीक है? कंसिस्टेंट इज द एंटोनियम ऑफ पैराडॉक्सिकल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर इम्पेरियस? जो इम्पेरियस है इसका सिनोनिम क्या रहेगा? इसका जो सिनोनिम रहेगा वो है एरोगेंट। एरोगेंट इज द राइट आंसर ऑफ इम्पेरियस, ठीक है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द अंडरलाइन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच से है एंड इंडिकेट योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। इसका पूछा गया है यू मस्ट लर्न टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है? जो योर सेल्फ है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा गया है। इसमें हमारे पास ये क्या है? ये है हमारा इंटेंसिव जो प्रोनाउन है। योर सेल्फ हमारा क्या है? इंटेंसिव प्रोनाउन है, तो इसका सही आंसर रहेगा इंटेंसिव प्रोनाउन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रीअरेंज करने के लिए पूछा गया है जो जंबल्ड है, जंबल पार्ट्स पी क्यू आर एस एन टी टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे हमारे पास पी क्यू आर एस टी जो अलग अलग दिए हैं, इसमें जो शब्द है ये अलग अलग दिए हैं और ये उल्टे सीधे है, आपने इसको रीअरेंज करना है जिससे एक जो मीनिंगफुल सेंटेंस है वो बने। तो इसमें हमारे पास ये 4 ऑप्शन रहेंगे और इसको क्या है आपने अरेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले हमारा आएगा जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा वो इसमें सबसे पहले आना है, जो आर है, आर आएगा इसमें सबसे पहले, ठीक है? आर के बाद हमारा क्या आना है इसमें? आर के बाद क्यू आना है, ठीक है? और जो क्यू है, क्यू के बाद हमारा पी आना है, ठीक है? पी, उसके बाद एस आना है, फिर टी आना है। इस तरीके से जो एक हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बना वो बना एवरीबॉडी नोस हिज फेलियर कैन बी एट्रीब्यूटेड ओनली टू हिज लैक ऑफ प्रैक्टिस। ये इसका क्या है? सही आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश द रेन दे कंटिन्यूड द मैच। इसका जो सही आंसर आना है वो आना है इन स्पाइट ऑफ द रेन द कंटिन्यूड दे कंटिन्यूड द मैच, ठीक है? तो इस तरीके से जो इसका सही आंसर है वो है इन स्पाइट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास हिंदी व्याकरण से है। हिंदी व्याकरण से हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? तो ये हिंदी व्याकरण का हमारे पास पहला क्वेश्चन है दिग्विजय का संधि विच्छेद कीजिए। क्या पूछा है? जो दिग्विजय है इसका संधि विच्छेद पूछा है। इसका जो सही आंसर रहेगा दिग्विजय का वो रहेगा दिक जमा विजय। जो इसमें ये हलंत है, ये दिक जमा विजय, दिक तो में हलंत है प्लस विजय, दिक जमा विजय बराबर क्या बना हमारा? दिग्विजय, ठीक है? तो इसका सही आंसर होगा सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पाप और पुण्य है इसमें कौन सा समास है? पाप और पुण्य इसमें कौन सा समास है? वीडियो को पॉज करके ही आंसर देना। ऐसा नहीं है कि जब मैं आंसर दे रहा हूं तब जाके आपको लग रहा है पता कि हाँ इसका सही आंसर है। तो मेरे आंसर से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है यहाँ पे, जो आपकी नॉलेज है इसको देखना है। आपने अपनी नॉलेज को परखना है कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा आपको नहीं आ रहा है, ठीक है? ये चीज आपने देखना है और जो हमारे शीट उसमें आपने गोला मेरे आंसर करने से पहले ही कर देना आपने उसमें, ठीक है? तो इसमें हमारे पास जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा द्वंद्व समास। जो पाप और पुण्य है इसमें पाप और पुण्य कैसे लिखते हैं हम? पाप और पुण्य, ठीक है? जो ये
शब्द है ना, ये जो यहाँ पे पाद प्रपन्यों के बीच में जो ये डैश है, ये क्या करता है हमारा, ये डिनोट करता है कि ये द्वंद्वों में है, ठीक है? जैसे पाप पुण्यो, ठीक है? पाप और पुण्य एक दूसरे के विपरीतार्थक है, जो एक दूसरे के वो हो क्या बोलते हैं पूरक हो, वो भी हमारे किस में आते हैं? द्वंद्व समास में आते हैं। तो इस तरीके से जिसका सही आंसर है, वो है द्वंद्व समास। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि जो हमारे पास फूल और जो कलियां है, क्या हमारे पास निर्जीव वस्तु है ये निर्जीव है हमारे पास फूल और कलियां, और इनका जो कंपैरिजन किया जा रहा है, ये क्या बोले कि ये जो फूल है वो हंस रहे हैं और जो कलियां हैं ये मुस्कुरा रही है। अब हंसता कौन है? ये तो मनुष्य ही हंसेगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारा दूसरा जो जीव जंतु है वो भी हंसेगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो अ, हंसते हैं, ठीक है? हंसना और मुस्कुराना क्या है? ये मानवीय जो हमारी कलाएं हैं वो है। अब जब फूल और कलियों का कंपैरिजन किया जा रहा है इससे, ठीक है? तो इसमें कौन-सा हुआ? मानवीयकरण का अलंकार हुआ। इसका जो सही आंसर होगा, वो होगा मानवीयकरण अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किताब है, ये किस भाषा का शब्द है? जो ये शब्द है, ये रट लेना। जो अरबी, फारसी, तुर्की, इंग्लिश जो भी जितने भी ये शब्द है, इसको रट लेना क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हर एक एग्ज़ाम में। जितने भी हमारे जो हिंदी, इंग्लिश जितने भी जो पीजीटी के एग्ज़ाम हैं अलग-अलग जो फर्स्ट पेपर है, उसमें जिसमें हिंदी व्याकरण पूछा जाएगा, उसमें लगभग 2 क्वेश्चन तो हर एक एग्ज़ाम में रहेंगे जो ये शब्द है, जो अरबी, फारसी, तुर्की, चीनी जितने भी ये शब्द है। तो इसका जो सही आंसर है, वो है हमारे पास अरबी। जो किताब शब्द है हमारे पास, ये अरबी का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा लुंठित व्यंजन है? जो लुंठित व्यंजन है हमारे पास, ये एकमात्र है, ये र वर्ण है। जब हम र वर्ण क्या यूज़ करते हैं, तो इसको यूज़ करते समय जो हमारी जीभ है, ये जो वेलण है, वेलण की भाँति लुढ़कती है। तो ये क्या है, इसको लुंठित व्यंजन का जो दर्जा है वो दिया गया है रोमन को। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें रहती है। एक तो हमारे पास प्रत्यय रहता है और दूसरा उपसर्ग रहता है। जो उपसर्ग और प्रत्यय है, ये शब्द के या शब्द या जो धातु है इसके पहले या अंत में जोड़े जाते हैं। ये हमें देखना है कि कौन-सा हमारा जो धातु या शब्द है उसके पहले आता है और कौन-सा बाद में आता है। तो इसमें जो हमारे पास पहले आएगा धातु के पहले, वो हमारा उपसर्ग आएगा और जो बाद में आएगा वो आएगा प्रत्यय। इस तरीके से जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सही आंसर है वो है प्रत्यय। यानी जो धातु के अंत में जोड़ा जाता है वो प्रत्यय जोड़ा जाता है और जो किसी भी धातु या शब्द के पहले जोड़ा जाता है वो क्या है? हमारा उपसर्ग कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे हमारे पास 4 यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। इसमें से देखना है कि जो सही है, जिसका जो सही इसकी स्पेलिंग है, वो कौन-से शब्द की है? वो है डी की, यानी कवियत्री। कवियत्री को हम किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं, जो डी है, ठीक है? एंड नेक्स्ट है, लोटा छत से गिरा में कौन-सा कारक चिन्ह है? आपको पता है कि कारक चिन्ह कौन से होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से इस तरीके से जो हमारे होते हैं अपादान से, तो ये क्या है? हमारे कारक चिन्ह होते हैं। ये टोटल 8 रहते हैं या 9 रहते हैं, ये देख लेना कि कौन-कौन से फिर उसमें से, ठीक है? कौन-सा कहाँ पे आएगा, कौन-सा शब्द कहाँ पे यूज़ होगा। तो इसमें हमारा जो लोटा छत से गिरा ना, तो यहाँ पे जो हमारे पास से है, ये क्या है? अपादान है, अपादान से गिरा, ठीक है? इसका सही आंसर आएगा अपादान, जो यहाँ पे कारक चिन्ह है, वो अपादान कारक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ हमारे पास जो 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 है, 1 नहीं है पर्यायवाची सूर्य का, वो कौन-सा है? देखते हैं कौन से है, कौन से नहीं है। दिनकर ये सूर्य का पर्यायवाची है, रवि भी सूर्य का पर्यायवाची है, अंशुमाली भी सूर्य का पर्यायवाची है। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है और यहाँ भी पूछा गया कि कौन-सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सही आंसर हुआ डी। जो यामिनी है, ये हमारा पर्यायवाची रात्रि का है, ठीक है? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50 जो कि इस वीडियो का जो ये हमारी मॉक टेस्ट है, इसका लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है, उसे चुनें, ठीक है? जो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है जो शब्द, जो जोड़ा नहीं है एक दूसरे के विपरीत, उसे चुनें, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास आय-व्यय है, जो आय का ऑपोजिट है वो व्यय होता है, जो व्यय का ऑपोजिट है वो आय होता है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, सरल और कठिन।
इसमें भी हमारा ये एक दूसरे का ऑपोजिट है, क्योंकि जो सरल का होता है वो कठिन होता है विपरीत, और जो कठिन का है वो सरल विपरीत होता है। ठीक है? गुरु और लघु ये भी एक दूसरे के विपरीत है। तो इस तरीके से बचा हमारे पास डी, धर्म और अधम। अगर यहाँ पे धर्म और अधर्म होता तो ये भी सही होना था। ठीक है? यहाँ पे हमारे पास धर्म और अधर्म है, ये एक दूसरे का विपरीतार्थक नहीं है, और यहाँ हमें भी चयन भी उसी का ही करना है जो एक दूसरे के विपरीत नहीं है। तो इस तरीके से जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी धर्म और अधम एक दूसरे के विपरीत नहीं है। तो इस तरीके से जो ये हमारी मॉक टेस्ट है, इसके टोटल जो 50 क्वेश्चन है, ये पूरे हो जाते हैं, और जो आज की वीडियो है, वो यहीं पे समाप्त होती है। ये हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो हमारी टोटल 50 क्वेश्चन है, इसमें से हमें कितने आ रहे हैं, ठीक है? और कितने नहीं आ रहे, ये चीज़ हमें देखना है। और एग्ज़ाम में ख़ासकर ये बात ध्यान रखना कि अगर आपकी ये लग रहा है आपको कि अगर आपको 50 में से 25 के अराउंड क्वेश्चन लग रहा है कि आपको बिल्कुल आपने ये सही कर दिए, उसके बाद आपने पेपर को छोड़ देना। उसके बाद जो 25 क्वेश्चन है, उसको आपने जो इसका ऑप्शन लगाना है, जो आपने राउंड करना है, वो करना है ई वाला, जो 5वां ऑप्शन होता है, उसको आपने राउंड करना है। अभी तक जितने भी हमने एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें हमारे 4 ही ऑप्शन रहते थे, ए, बी, सी, डी। इस बारी हमारे 5 ऑप्शन हैं, जो 5वां है वो है ई। अभी तक हम करते क्या थे कि जो हमें नहीं आ रहा है उसको हम छोड़ देते थे। हम 4 में से 1 लगाना है, जो हमें नहीं आ रहा है उसको हम छोड़ देते थे। पर अगर इस बार ही छोड़ा हमने तो हमें पता है कि 50 क्वेश्चन है और हम टोटल 25 ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। बाकी 25 हमने अटेम्प्ट नहीं किए। तो समझो कि आपके जो 25 में से माइनस में चले गए, और आपका जो फर्स्ट पेपर है, जो जनरल पेपर है, वो क्वालीफाई नहीं होना है। हमें क्या करना है, जो आपने 25 आपको आ रहे हैं, वो तो आपने लगाने हैं जिस जो आपको पता है कि इसका जो ये ऑप्शन है, ये आना है। जो 25 आपको नहीं आ रहे हैं ना, इसका जो 5वां ऑप्शन है ई, इसको आपने राउंड करना है। आपने खाली कोई भी नहीं छोड़ना है, विदाउट आपने गोल किए कोई भी आपने 50 के 50 जो क्वेश्चन्स है, उसमें से कोई नहीं छोड़ना है। जो आपको नहीं आ रहा है, वो ई वाले ऑप्शन में इसको राउंड करना है। तो आपने अगर आपको लग रहा है 50 आपको 50 में से आपके 25 क्वेश्चन सही है, तो आपको जो बाकी क्वेश्चन है, उसको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस आपने जो 5 ऑप्शन है, उसमें लगाना। पर ये चीज़ ध्यान रहे कि जो टाइम मैनेजमेंट है, उसका पूरा ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आपने 40 क्वेश्चन तो कर दिए, अब 40 में से आपके उसमें 20 गलत है, 20 सही है, तो आपको यहाँ लगेगा कि आपकी तो 20 ही क्वेश्चन आपको तो 18 ही क्वेश्चन चाहिए, जबकि आपके 20 क्वेश्चन है। पर यहाँ पे ये देखना है, जो 10 क्वेश्चन है, वो आपके माइनस में चले गए। तो यहाँ पे जो आपका पेपर है, फर्स्ट पेपर, वो क्वालीफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने जो 10 क्वेश्चन है, उसका कहीं भी आपने क्या है, वो राउंड नहीं किया आपने। जो आपके 5 ऑप्शन था, जो कि आपने ये 10 क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे, जो आपने नहीं लगाए हैं, वो क्या आपके नेगेटिव में चले गए। क्योंकि इस बारी हमारे पास 5 ऑप्शन है, जो आपको नहीं आ रहा है, उसको आपने 5वें ऑप्शन ई में राउंड करना है। ठीक है? तो इस तरीके से जो पेपर है, उसको अटेम्प्ट करना है आपने। यहाँ पर मेरी जो कोशिश है ये रहेगी कि मैं यहाँ पे जो टोटल 10 मॉक टेस्ट है वो यहाँ पे लेकर आऊँ, और जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले, और कुछ क्वेश्चन्स ऐसे भी रहेंगे जो उसमें से आएँगे, और कुछ क्वेश्चन्स इसमें से ऐसे भी रहेंगे कि जो लगभग ज़्यादा क्वेश्चन तो ऐसे ही रहेंगे कि जो इसमें से नहीं आएँगे, क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चन आने हैं। अगर जो टोटल 10 मॉक टेस्ट है जो मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा, अगर उसमें से आपको 20 से 25 क्वेश्चन भी मिलते हैं इसमें से मॉक टेस्ट में से, इनफ है, ठीक है? पर ये है कि जो मॉक टेस्ट है वो बहुत अच्छे से देना है आपने यहाँ पे, और मैं कोशिश ये करूँगा कि बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे लेके आऊँगा। मेरा खुद का भी ये तजुर्बा है, जो मैं पढ़ता हूँ वो एग्ज़ाम में आता भी है। तो मैंने यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स को कलेक्ट किए हैं, वो आप लोगों को मेरी मेहनत से यहाँ पे लगा ही होगा, और जो आने वाले 9 मॉक टेस्ट रहेंगे उसमें भी मैं कोशिश यही करूँगा कि उसमें भी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स को मैं यहाँ पे लाऊँ आप लोगों के लिए, काफ़ी हेल्पफुल रहे। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफ़िकेशन आप लोगों को आती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू वॉच।